Nitya Technology Advanced Chip Level Laptop Repair Training Institute. अब आगे का प्रोसेस क्या है? आगे आपका कहना क्या है इस मदरबोर्ड के बारे में? ये क्या है? इसको क्यों निकाला है आपने? टेस्ट करने के लिए निकाला है। ऐसे नहीं, हम लोग निकाल निकाल के टेस्ट नहीं करते सर, लगे लगे टेस्ट करते हैं। मैंने ट्रेसिंग किया था एक बार, यहाँ पे सॉर्टिंग था एक्चुअली। ये 4 वोल्ट पूरा खा रहा था, फिर ये मॉसफेट निकालने के बाद में जो है सॉर्टिंग निकल गई थी। उसके बाद में हमने क्या किया कि सेक्शन को अलग करने के लिए ये सेंसिंग रजिस्टर, करंट सेंसिंग रजिस्टर निकाला था उसके लिए। अच्छा, अभी करंट सेंसिंग रजिस्टर आपका निकाला हुआ है? जी बिल्कुल। तो फिर जब इसमें अगर आपको पावर देना है तो वापस से तो सारे मॉसफेट लगाने मैं पड़ेंगे। ना सामने ही पड़ा, लगा देता हूँ, ये रहा। तो लगा दीजिए, ध्यान एक बार रखिएगा। ट्रेसिंग करवा दीजिए, बता दीजिए एक बार। देखिए ये क्या है, लगाना कैसा है मैं बता मैं देख दूँ। लूंगा। यू क्या है? पीयू डायग्नोस क्या करना है एक बार बता देंगे। पीयू कितना नंबर है? पीयू पीयू 4002 है और पीयू 3801 है। और वाला हो जाता है। ये रहा, अभी दिखा। तो देखिए ये दिख रहा है आपको, पीयू 3801 दिख रहा है। तो इसमें क्या होगा कि देखिए इसमें सोर्स पे इनपुट है और ड्रेन से आउटपुट है। ये कौन सा चैनल का है? एन है ना? नहीं, पी है। ये पी चैनल का है। ये 3801। हाँ, ये पी चैनल का मॉसफेट है। तो अभी अगर इसमें जो कंडीशन बनेगी, इसकी कंडीशन बनेगी कि गेट पे होना चाहिए लो, तो इसको आप वापस लगा दीजिए दोनों को। दोनों पी चैनल, दोनों मॉसफेट का कितना नंबर है? नंबर पढ़ा रहा है उसमें। मॉसफेट तो मिलना मुश्किल है, कहाँ रख दिया पता ही नहीं। तो फिर बिना दोनों, तैयारी का हम लोग बैठे हैं एक्चुअली। अगर इसको इसमें क्या है कि इसमें दोनों पी चैनल लगेगा। हाँ ओके। तो वो काम कैसे करेगा ये देखिए। जैसे यहाँ पे डीसी इन हुआ, आपका डीसी टैग दिख रहा है, डीसी इन 1, ठीक है। तो इसमें पिने तो आपको ज्यादा दिख रही है, लेकिन आपको ध्यान देने वाला पिन इतना ही है। देखिए एक ग्राउंड है, एक 11 नंबर पीएसआईडी है, और 8 9 10 जो भी आप इसको समझते हैं, 1 2 8 9 10 जो भी, एक पॉजिटिव लाइन है। मतलब 3 हो गए, एक पॉजिटिव लाइन हुई, एक ग्राउंड हुआ और एक पीएसआईडी हुआ, ठीक है। ये 3 लाइनें चली। तो 3 लाइनें चली तो पीएसआईडी को भी आप छोड़ देते हैं। अभी हम सिर्फ लेके चलते हैं ग्राउंड को, तो ग्राउंड तो बाय डिफॉल्ट सब जगह पहुंच जाता है। अब ये जो लाइन चली डीसी इन की, तो डीसी इन की जो लाइन है यहाँ पे आगे डायरेक्ट ये फर्स्ट मॉसफेट के गेट पे, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मॉसफेट। प्राइमरी फर्स्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं है, फर्स्ट और सेकेंड होता है इसमें। हम लोग ये जो सेक्शन हुआ, ये जहाँ पे सप्लाई सबसे पहले जो सप्लाई गई, उस सेक्शन का नाम हुआ वी इन। उसका नाम हुआ वी इन, वोल्टेज सेक्शन। उसका नाम हुआ वोल्ट इन सेक्शन, ठीक है। वोल्ट इन सेक्शन में मिनिमम 2 मॉसफेट रहेंगे और उसके बाद एक सीएलआर लगा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका एडेप्टर लगा तो यहाँ पे आपके आ गए 19 वोल्ट, लेकिन 19 वोल्ट ये क्रॉस कराने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जंप करने के लिए, इसका गेट को इनेबल होना पड़ेगा। और इसका गेट इनेबल कब होगा? जब इसकी गेट सोर्स वोल्टेज से लो हो जाएगी, मतलब ये 19 वोल्ट से लो हो जाएगा।
19 वोल्ट से वही 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, जो भी हो, लेकिन 19 वोल्ट से कम होना चाहिए। अब आपको ये ट्रेस करना पड़ेगा कि 19 वोल्ट से कम हो कैसे रहा है, कौन सा लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है इसमें जिससे के मदद से 19 वोल्ट से कम हो रहा है। सर्किट देख के कुछ आइडिया लग रही है आपको? वोल्टेज डिवाइडर। हाँ, ये वोल्टेज डिवाइडर की मदद से इसके गेट को इनेबल किया गया है। वोल्टेज डिवाइडर मतलब एक ये रजिस्टर, एक ये रजिस्टर, ये दोनों रजिस्टर की मदद से इसका गेट को इनेबल किया गया है। लेकिन उसका एक और कंडीशन है कि अगर ये दोनों ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं तो ये ट्रांजिस्टर को ऑफ होना चाहिए। अगर ऑफ होगा तो ही आपका वोल्टेज डिवाइडर काम करेगा, और ऑफ नहीं रहा तो वोल्टेज डिवाइडर काम नहीं करेगा। अगर ये ऑफ की जगह पे ऑन हो जाए तो क्या होगा कि यहाँ से 19 वोल्ट आई और यहाँ से होते हुए यहाँ को 19 वोल्ट दे देगा। इसमें वोल्टेज दो रजिस्टर तो लगे हैं लेकिन इसका कोई भी डिवाइडर बन नहीं पाएगा, इसलिए कि एक रजिस्टर के बाद इसको डायरेक्ट सप्लाई 19 वोल्ट की चली जाएगी। तो उसके कंडीशन में क्या है कि इसको ऑफ रहना होगा। अब ऐसे भी केस आ सकते हैं कि ये ऑन है और आप बार बार रजिस्टर के पीछे लगे हुए, रजिस्टर बदलते रह रहे हैं, बदल देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, इसलिए कि ये काम ये कर दे रहा है। इधर से सप्लाई आ रही है, इधर को चली जा रही है। तो आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें इसको ऑफ होना कंपलसरी है। इसको ऑफ होना कंपलसरी है तो ही वोल्टेज डिवाइडर बनेगा। और वोल्टेज डिवाइडर बनेगा तो जब इसका गेट लो हुआ तो ये क्या करेगा कि यहाँ से यहाँ जंप कर देगा। जंप करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे तो अभी ये डीसी इन के नाम से जाना जाता था, लेकिन जैसे जंप किया इसका नाम चेंज हो गया। नाम चेंज करके अब एडी प्लस के नाम से जाना जा रहा है। अब हम इसको आगे का अगर प्रोसेस करना है तो हमको एडी प्लस को सर्च करना पड़ेगा। देखिए ये एडी प्लस आपका यहाँ पे आ चुका है, उस मोस्फेट से निकला और इस पॉइंट पे एडी प्लस आ गया। एडी प्लस यहाँ से आया और यहाँ से क्रॉस कर जाएगा। इसका गेट इनेबल हो या डिसेबल उसको फर्क नहीं पड़ेगा, इधर से इधर क्रॉस कर जाएगा क्योंकि इसकी डायोड लगी हुई है। डायोड लगा हुआ फॉरवर्ड बेस में, ये डायोड के थ्रू क्रॉस कर जाएगा। तो वहाँ यहाँ पे 19 वोल्ट मिली तो यहाँ पे भी 19 वोल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर ये डायोड बेस में काम किया तो यहाँ पे एम्पियर का डिफरेंस आ जाएगा और कुछ वोल्ट के भी डिफरेंस आ जाएंगे कि डायोड जो है अपना कुछ ना कुछ वोल्टेज की कमी करेगा। तो वोल्टेज की डिफरेंस आपको दिखे या ना दिखे, एम्पियर का डिफरेंस 100% आ जाएगा जो कि आपको प्रॉब्लम करेगा, लेकिन आप इसको मेजर नहीं कर सकते। अगर आपकी एम्पियर मीटर है वैसा कारगर तो आप इतना चेक कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे कितना एम्पियर आ रहा है, इस पॉइंट पे कितना एम्पियर आ रहा है। लेकिन अगर वो नहीं है तो सिर्फ आप वोल्टेज को नाप के एक आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें एम्पियर कम होगा, इसलिए कि इसने ये डायोड से काम कर रहा है। जब तक ये मोस्फेट ऑफ है तब तक ये डायोड काम कर रहा है। जब ये मोस्फेट ऑन हो जाएगा तो इसकी और इसकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट बन जाएगी, तो जो एम्पियर यहाँ पे होगा वही एम्पियर यहाँ पे भी रहेगा। तो इस मोस्फेट को ऑन कराने के लिए पासिंग तो हो रही है, पासिंग होने के साथ साथ फिर भी कंपनी इसको ऑन कराया है। तो इसको ऑन कराने के लिए क्या किया है कि एक फिर से वोल्टेज डिवाइडर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ पे 19 है तो यहाँ पे भी 19 हो गया। अब इसके भी अगर इससे माना जाए, अगर इसका सोर्स वोल्टेज इसको माना जाए तो इससे इसको लो होना चाहिए। तो लो कब होगा? तो लो करने के लिए इसने फिर से एक वोल्टेज डिवाइडर का इस्तेमाल किया, लेकिन इस वोल्टेज डिवाइडर को इन्होंने पावर चार्जिंग अंडरस्कोर ओके से कनेक्ट कर दिया कि ये आएगा तो वोल्टेज ये ग्राउंड होगा, ग्राउंड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये वोल्टेज डिवाइडर काम करेगा। उसके लिए इसको आना कंपलसरी है। ये पावर चार्जिंग ओके आएगा कहाँ से?
ये चार्जिंग आईसी की तरफ से आएगा। तो इतना होने के बाद ये आ जाता है वोल्टेज डिवाइडर, ये हो जाता है सीएलआर पे। अगर आपकी सप्लाई सीएलआर पे मिल गई मतलब आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। उस सेक्शन का नाम है वोल्ट इन का हो गया। हाँ, वोल्ट इन या डीसी इन। इसका मतलब डायग्नोस्टिक बताया आपने कि वोल्ट इन सेक्शन चेक करना सीएलआर तक किस तरह से। अगर सीएलआर तक सप्लाई आ गई मतलब आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। सीएलआर तक आ गया, एक सेक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन सीएलआर तो आया है तो वो प्रॉपर आया है, इसकी कंफर्मेशन आपको करनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि ये मोस्फेट शॉर्ट रहेगा तो भी आ जाएगा यहाँ तक, लेकिन ये मोस्फेट शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये गेट ऑफ है फिर भी डायोड की मदद से आ गया यहाँ तक, तो भी वो नहीं होना चाहिए कि अगर यहाँ तक आ गया तो फिर इसके एम्पियर में कमी हो जाएगी। और इसको एम्पियर जब तक प्रॉपर नहीं मिलेगा तो इसका चार्जिंग ऐसे बहुत स्मार्ट है, थोड़ा सा भी उसको डाउट होगा तो ये चार्जिंग को बंद करके रखेगा या ऐसी या सिग्नल को जनरेट करना बंद कर देगा, जिससे कि आगे आपको ट्रिगर ही नहीं हो पाएगा ज्यादातर। चार्जिंग आईसी का डायग्नोस्टिक बाकी है, यहाँ तक तो किया था। अब चार्जिंग आईसी भी दो तरह की होती है, एक होता है पी चैनल के लिए जो अलग आईसी आता है, और एन चैनल के लिए एक अलग आईसी आता है। तो इस मदरबोर्ड में आपका इस्तेमाल हुआ है पी चैनल। पी चैनल इस्तेमाल हुआ है तो ये चार्जिंग आईसी वोल्टिंग कराने का काम नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल जरूर कर रहा है, मेजर जरूर कर रहा है कि इसकी एम्पियर का कंजप्शन जो हुआ है वो कितना हुआ और कैसे हुआ वो मेजर करता है। ये देखिए सीएलआर से दो कनेक्शन डायरेक्ट चार्जिंग आईसी को जाता है, एक ये और एक ये, दोनों चार्जिंग आईसी को डायरेक्ट जाता है, और ये चार्जिंग आईसी दोनों जगह का करंट को मेजर करता है। इस पॉइंट का करंट को भी मेजर करता है और इस पॉइंट के करंट को भी मेजर करता है। जितना इसका रिक्वायरमेंट होता है अगर उतना फुलफिल होता है तो ही आगे का काम करेगा, नहीं तो ये चार्जिंग आईसी रोक देगा। लेकिन इस आईसी को काम करने के लिए भी एक इनिशियल सप्लाई की जरूरत पड़ती है। वो इनिशियल सप्लाई इसका क्या है आप बता सकते हैं राज सर? चार्जिंग आईसी को काम करने के लिए कौन सी इनिशियल सप्लाई है जो मैंडेटरी है, जिसको चाहिए ही चाहिए? 3 और 5 की एलडीओ सप्लाई। जी नहीं, 3 और 5 तो अभी हम गए ही नहीं, अभी हम वोल्टेज में ही लगे हुए हैं। चार्जिंग आईसी को ऑन होने के लिए कौन सी, इस आईसी को देख के आप आइडिया लगाइए कि इस आईसी को ऑन होने के लिए मिनिमम क्या क्या चीज चाहिए जिससे कि ये ऑन हो जाए। वोल्टेज या सिग्नल? सिग्नल वोल्टेज, देखिए इसमें वोल्टेज चाहिए। अच्छा आप तरनप्रीत सिंह आप बता सकते हैं? जी सर मैं 2 मिनट वीसीसी चाहिए इसको वीसीसी चाहिए। एक तो सबसे प्राइमरी है जो कि वीसीसी इसको मिलना ही चाहिए, उसके बगैर ये कुछ काम ही नहीं करेगा। हाँ। और उसके बाद एसी डिटेक्ट, उसके बाद ये दूसरा है एसी डिटेक्ट। जैसे ही एडेप्टर प्रेजेंट होता है वैसे ही ये दो सिग्नल आईसी के ऊपर पहुंच जाती है, एक वीसीसी और एक एसी डिटेक्ट। ये चार्जिंग आईसी को ऑन होने के लिए ये दो सप्लाई का जो बहुत ही जरूरी है। अगर ये दोनों में से कोई भी सप्लाई नहीं आता है तो आपका चार्जिंग आईसी एडेप्टर मोड में तो ऑन नहीं होगा, और वीसीसी नहीं आया तो किसी भी मोड में नहीं होगा। लेकिन अगर एसी डिटेक्ट नहीं आया तो एडेप्टर मोड में ऑन नहीं रहेगा, एडेप्टर लगा रहेगा लेकिन फिर भी ये इनवैलिड बताएगा कि आपका एडेप्टर नहीं लगा हुआ है। इसलिए कि इस पॉइंट पे सप्लाई है उसको आएगा तो ही ये बोलेगा कि हाँ एडेप्टर लगा हुआ है।
ठीक है, जब ये दोनों सप्लाई मिल जाती है तो चार्जिंग आईसी क्या करेगा, सबसे पहले एक एलडीओ जनरेट करता है। देखिए अभी तक आपने सुना होगा कि एलडीओ सिर्फ 3-5 आईसी जनरेट करता है, लेकिन वो तो करता ही है, चार्जिंग आईसी भी एलडीओ जनरेट करता है। और वो एलडीओ जो जनरेट करता है, इन्होंने ये करता है 6 वोल्ट, लगभग 6 वोल्ट के आसपास, और उस पिन का नाम रहता है रीजन, REGN, उस पिन का नाम है रीजन। इस टाइप के आईसी इस पिन से एलडीओ जनरेट होता है, ये एलडीओ की आउटपुट पिन है। जनरेट करता है। हाँ, ये जनरेट करता है, इसकी लगभग 6 वोल्ट होती है। थोड़ा ग्राउंड करके 5 वोल्टेज एडजस्ट करता है क्या ये? मतलब इंटरनल लॉजिक से 6 वोल्ट को जनरेट करता है। इसके अंदर में जो लॉजिक लगा हुआ है, अब ये कैसे करता है, आईसी का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब ये कैसे किया, क्यों किया, वो तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखेगा तो ही पता वो चलेगा। तो ठीक है, डेटा हाँ, शीट में ही आएगा वो। हाँ, वो डेटा शीट में रहेगा, लेकिन यहाँ पे 6 वोल्ट वो जनरेट करता है। आउटपुट अब ये 2 पिन तो हो गए, 3 पिन इसके कंप्लीट हो गए, ये और ये। इसके बाद इसका जो काम रहेगा ये रहेगा एसीओ के। इन दोनों को मिलने के बाद ये आपको एसीओ के आउट कर देगा। ये एसीओ के जब आउट होगा तो एसीओ के जाएगी आपको एसआईओ के ऊपर, जिसका नाम बन जाएगा ये आगे जाके एसी इन। एसआईओ के ऊपर एसी इन का इंफॉर्मेशन अगर मिल गया एसआईओ को, तो एसआईओ ये समझ लेगा कि उसका एडेप्टर प्रेजेंट हो चुका है, अब उसे एडेप्टर से काम करना चाहिए। ये एसी इन ये बताता है कि एडेप्टर इज वैलिड, एडेप्टर लगा हुआ है और वैलिड है, मतलब जितना वाट, जितना एम्पियर, जितना करंट होना चाहिए उतना है। अब आप आगे का काम को शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जब ये सप्लाई बन जाती है और सीएलआर पे क्रॉस कर जाता है, तो इस सप्लाई का देखिए यहाँ पे फिर से नाम चेंज कर दिया गया है। सीएलआर से पहले इसका कुछ और नाम है और सीएलआर के बाद कुछ और नाम है। तो ये जो हमारा जो सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सीएलआर का बाद होता है। बैटरी का, हाँ, डीसी बैट आउट इसका नाम दिया गया है इस पे। मतलब इसमें डीसी भी आती है और बैटरी की भी पावर होती है। बैटरी का पावर इसका बैक साइड से आएगा, आपने एडेप्टर लगाया तो एडेप्टर का पावर यहाँ तक आ गया, जंक्शन। और जैसे आप एडेप्टर छोड़ के अगर आप बैटरी लगाते हैं तो बैटरी का, हाँ, बैटरी का पावर क्या करेगा, यहाँ से इस मोसफेट के थ्रू यहाँ पे आ जाएगा बैटरी का पावर। मतलब यहाँ पे ये ऐसा टर्मिनल है जहाँ पे एसी भी आएगी, मतलब उसका डीसी भी आएगा और बैटरी भी आएगा, मतलब एडेप्टर की भी सप्लाई आएगी और बैटरी की भी सप्लाई आएगी इस पॉइंट पे। 19 वोल्ट 11 वोल्ट दोनों है। हाँ, जो भी बैटरी का पावर होगा वो और जो एडेप्टर का पावर होगा वो। ये जब ये दोनों आएंगे तब यहीं से सारे सेक्शन को सप्लाई किया गया है, यहीं से किसी भी सेक्शन को सप्लाई किया, सारे सेक्शन को। तो सबसे पहले जो इसके बाद जो सबसे पहला जो वर्क में आता है वो होता है स्टेप डाउन। वो होता है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन जिसे इसको हम लोग अपना लैंग्वेज में बोलते हैं 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की आईसी, रेगुलेटर आईसी। स्टेप डाउन और स्टेप अप, ये दोनों में क्या फर्क है?
स्टेप डाउन और स्टेप अप, इस ये दोनों में क्या फर्क है? कुछ आइडिया है इसके बारे में? स्टेप अप हो गया मतलब आगे बढ़ना, और स्टेप डाउन मतलब पीछे करना या लो करना। कम वोल्टेज का ज्यादा करना या ज्यादा हाँ, वोल्टेज का कम जो करना, ऐसा होता है। हाँ जो वोल्टेज है आपके पास, वोल्टेज से अगर उस वोल्टेज को अगर हम कम मतलब लो कर दिए तो स्टेप डाउन हो गया, और उस वोल्टेज को और ऐड करके बढ़ा दिए तो स्टेप अप हो गया, अप हो गया, ये डाउन हो गया। तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, 19 वोल्ट होता है, और इसकी आउटपुट क्या निकलती है, 3 वोल्ट और 5 वोल्ट। मतलब ये 19 वोल्ट को लिया और 3 वोल्ट और 5 वोल्ट में जनरेट किया, इसका मतलब है कि ये ऐसी स्टेप डाउन है, ये वोल्टेज को कम करने का काम करता है। लेकिन ए स्टेप डाउन आईसी की भी एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपर काम करने के लिए। वो काम करने के लिए क्या होता है कि इसकी तो एक वीसीसी चाहिए, और वीसीसी के साथ साथ इसका इनेबल चाहिए। इस इनेबल को हम लोग बोलते हैं EN0 या मास्टर इनेबल। ये जो इनेबल आती है इसको या तो आप EN0 बोल सकते हैं या मास्टर इनेबल बोल सकते हैं। जब ये इनेबल आ गया तो हमारा जो स्टेप डाउन आईसी है इसमें 4 सप्लाई की आउटपुट होती है। ये बता सकते हैं कि 4 सप्लाई कौन कौन सी होती है? रेफरेंस, टोन, स्कीप, हेलो। बताइए बताइए। अच्छा, एक एक रेफरेंस हो गया, एक टोन होता है, एक स्कीप होता है, और ये मतलब इनेबल आने के बाद ना हाँ, एलडीओ, 4 मतलब एलडीओ सप्लाई। बनेगा। हाँ, एलडीओ बनेगा 3 वोल्ट 5 वोल्ट, और उसके अलावा रेफरेंस, स्कीप और टोन। रेफरेंस, स्कीप और टोन। रेफरेंस को तो मान सकते हैं कि हम आउट करता है, लेकिन स्कीप और टोन तो इन करता है, इनपुट है वो। इसमें 4 सप्लाई जो बनती है, जो मेन होते हैं वो होते हैं 2 एलडीओ और 2 रेगुलेटर। 2 एलडीओ सप्लाई जनरेट होता है और 2 रेगुलेटर सप्लाई जनरेट होती है। तो ये दोनों तब एक्टिव होगा जब इसका मास्टर इनेबल आएगा। जब तक इसका मास्टर इनेबल नहीं आएगा तब तक ये दोनों सप्लाई सस्पेंड रहेंगे। सस्पेंड का मतलब तो आपको पता ही है, मतलब वेटिंग में रहेगा। सस्पेंड का मतलब कि अब तक वो चीज नहीं आया है जिसका Stand by। हाँ, जिसका इंतजार है, अब तक वो चीज नहीं आया, इसलिए वो सस्पेंड में है। तो मास्टर इनेबल आने के बाद एलडीओ जनरेट होगा और ये जनरेट होगा, लेकिन एलडीओ में भी सबसे पहले इन दोनों सप्लाई में सबसे पहले एलडीओ जनरेट होगा 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट का इस्तेमाल तो बहुत कम जगह किया गया है, ज्यादातर यूएसबी या साउंड सेक्शन में इसको भेज दिया जाता है। लेकिन ये 3.3 वोल्ट का इस्तेमाल बहुत जगह किया गया है, जैसे में एसआईओ, बायोस, बाकी जो भी एसओसी है या पीसीएच है या आईसीएच है, ये सब में बैटरी के डाटा क्लॉक, और मेन आरटीसी सेक्शन में। ये एलडीओ बनने के बाद आपको इतना सब जगह पे आपको सप्लाई चेक करना पड़ेगा कि इतना जगह पे सप्लाई बना और पहुंचा। एलडीओ बना, आरटीसी सेक्शन पूरा काम करना चाहिए, एसआईओ पे सप्लाई मिल जाना चाहिए, बायोस के भी सप्लाई मिल जानी चाहिए, एसओसी पीसी जो होता है उसको भी इनिशियल स्टार्ट होने के लिए मिल जाना चाहिए, बैटरी के कनेक्टर पे डाटा क्लॉक का कम्युनिकेशन के लिए इसको मिल जाना चाहिए। एक सिंपल मदरबोर्ड में कम से कम इतना जगह पे एलडीओ की सप्लाई मिलती ही मिलती है।
और एलडीओ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, क्या होता है, उसका यूट्यूब पे वीडियो भी डला हुआ है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा भी हम लोग आगे नहीं करेंगे। मतलब एक बेसिक रूल में इतना एलडीओ पे हो जानी चाहिए। जब एसआईओ पे आएगा सप्लाई, ठीक है, तो एसआईओ पे एक सप्लाई आ गई एलडीओ की, और एक आ जाती है एसआईओ पे, जो भी मैंने आपको बताया जो चार्जिंग आईसी से आती है, वो आती है एसी इन। एसी इन और एसआईओ का वीसीसी, ये दोनों मिल जाता है तो एसआईओ एक सिग्नल रिलीज कर देती है अपनी तरफ से। इस सिग्नल का नाम होता है एस5 इनेबल। ये एस5 इनेबल चला जाता है इसके इनेबल पिन पे। ये जो इनेबल है, ये इनेबल इसके लिए है, ये इनेबल मास्टर इनेबल है, ये दोनों के लिए है। लेकिन एक जो दूसरी इनेबल आई, ये इनेबल इसको ऑपरेट करेगा, इसको ऑन करने का काम करेगा। समझ में आया राज सर? यहाँ तक क्लियर है? काफी हद तक क्लियर है सर। इतना प्रोसेस होता है। जब ये 3 वोल्ट 5 वोल्ट की रेगुलेटर बन जाएगी तो आपकी दूसरी सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। वो हो जाएगा आपका सेकंड जो सेक्शन आएगा, वो हो जाएगा स्टेप डाउन। रेगुलेटेड सप्लाई बनने के बाद स्टेप डाउन सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब स्टेप डाउन सेक्शन कंप्लीट होता है तो उसके आगे फिर प्रोसेस आती है रैम सप्लाई की। इसके बाद आपको रैम सप्लाई बनना चाहिए। अब रैम सप्लाई बनने के लिए मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट होता है? जैसे हर सप्लाई हर आईसी को होती है, वैसे रैम आईसी को भी एक मिनिमम सप्लाई होती है, वो उसको चाहिए होता है वीसीसी। ठीक है, लेकिन आपका जो रैम रेगुलेटर है वो भी डुअल रेगुलेटर है। ये चीज आपको पता है पहले से कि रैम रेगुलेटर भी डुअल रेगुलेटर का काम करता है। आपका जो रैम रेगुलेटर लगा हुआ है बोर्ड में, जैसे आज अभी तक हमने डुअल रेगुलेटर के बारे में सुना था कि स्टेप डाउन में डुअल रेगुलेटर है, 3 वोल्ट 5 वोल्ट जनरेट होता है। लेकिन आपका रैम भी है, जो रैम सेक्शन में जो आईसी का इस्तेमाल होता है जिसको रैम रेगुलेटर बोलते हैं, तो रैम रेगुलेटर भी आपका डुअल रेगुलेटर है। वो भी 2 सप्लाई आउटपुट करता है। एक सप्लाई का नाम है VDDQ और एक सप्लाई का नाम है VTT। अब ये 2 सप्लाई आउटपुट कर रहा है तो इसके 2 इनपुट भी होगी। एक इनपुट का नाम है S5 और एक इनपुट का नाम है S3। तो ये आईसी का जो वर्किंग है, इस आईसी का वर्किंग कुछ इस प्रकार है कि इसको VCC मिलेगा और इसको इनेबल मिल जाएगा। इसको आप बोल सकते हैं EN1। VCC मिली और इनेबल मिली। ठीक है, तो ये क्या करेगा, VDDQ आउटपुट करने के लिए रेडी हो जाएगा। VDDQ आउटपुट भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो VDDQ आउटपुट होगा ये तो चला जाएगा रैम सप्लाई के रैम स्लॉट के ऊपर, और यही VDDQ ये जो दूसरा रेगुलेटर है उसका इनपुट बनेगा। इस इनपुट का नाम हो जाएगा VTT इन। मतलब ये VTT के लिए इनपुट सप्लाई है। और जब इसको VTT इनपुट मिलेगा तो ये क्या करेगा कि एक VTT रेफरेंस भी आउटपुट करेगा। VTT रेफरेंस, एक VTT रेफरेंस आउटपुट एक कर देगा। जैसे इसको Vin मिलेगी, एक VTT रेफरेंस आउटपुट कर देगा। ये आउटपुट कितना होगा, जितना VDDQ रहेगा, VDDQ की सप्लाई जितना भी रहेगा by 2 रहेगा। मतलब अगर VDD